नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आज आजमगढ़ में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की महासचिव तलहा रसादी ने अपने समर्थकों के साथ बसपा से उप लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए गुड्डू जमाली को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर तलहा रसादी ने कहा कि आजमगढ़ के बेटे के साथ हमारी पार्टी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल खड़ी है और अपने बीच के इंसान को आगे बढ़ाना हमारे जिले के लोगों का कर्तव्य है। इसलिए हमारी पार्टी गुड्डू जमाली जी के साथ है और उन्हें अपना समर्थन देकर जीत दिलाने की हरसंभव कोशिश करेगी। साथ ही इस मौके पर गुड्डू जमाली ने राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के लोगों का आभार व्यक्त किया और इस कार्यक्रम के दौरान तलहा रसादी के साथ नूरुल हुदा व प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप तमाम पत्रकारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त चुनाव समर चल रहा है और आजमगढ़ में एक बाई इलेक्शन हो रहा है और उसी की गहमा गहमी है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, आप सभी लोग जानते हैं कि इस चुनाव में हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम भाग नहीं ले रहे हैं। तो अभी तक हम लोग तटस्थ थे इस चुनाव में और तीन पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही थीं। पर पिछले 3-4 दिनों में जो जनपद का एक माहौल बनाया गया और जिस तरह से जनपद को एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर बना दिया गया है और उसके बाद फिर जो एक माहौल बना हुआ उसमें आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जहां मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए मुसलमानों के बीच मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज की मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह का आज अखबारों में एक हेडिंग भी आई, भारतीय जनता पार्टी की कल रैली थी योगी जी की, उस पर उसके बाद समाजवादी पार्टी की लगातार जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है पूरे प्रदेश से मुस्लिम नेताओं को बुलाकर यहाँ पर, तो एक बात का एहसास हुआ क्योंकि हम जनपद वासी हैं, इस जनपद के निवासी, यही हमारी जन्मभूमि है, यही कर्म भूमि है। तो हम लोगों को महसूस हुआ कि जब जनपद की हर समस्याओं में हम लोग ज़मीन की लड़ाई लड़ते हैं तो यहाँ जो चुनाव हो रहा है और लोकसभा का चुनाव हो रहा है जहाँ पर जनपद की आवाज़ दिल्ली के सदन में रखी जाएगी, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो जनपद के हालात हैं उसको सामने लाया जाए। यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आप जानते हैं कि वो भी बाहरी हैं, यहाँ जो सपा से प्रत्याशी हैं आप जानते हैं वो भी बाहरी है। और पिछले 2 चुनाव में लगातार जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर हुक्मरानी कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये एक प्रतीत होता है कि अल्लामा शिबली नुमानी की सरज़मीन, राहुल संकृत्यायन की सरज़मीन, जो जहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी थी 1857 के गदर में यहाँ पे सबसे पहले क्रांति हो गई, लोग जेल गए। तो आजमगढ़ सरज़मीन जिसने देश में लगातार हर तरह, चाहे बुद्धिजीवी तबका हो, चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे बड़े बड़े नेता यहाँ से पैदा हुए, मैं नाम लूँ तो थक जाऊँगा नाम लेते लेते, उस धरती पर क्या कोई लोकल लीडरशिप नहीं है? क्या हमारे बीच कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारा प्रतिनिधित्व कर चुके? क्या आजमगढ़ में, या फिर या तो एक ही साजिश है कि आजमगढ़ के नेतृत्व को, आजमगढ़ के लोकल नेताओं को, आजमगढ़ के राजनीति को ख़त्म करने के लिए, उसके नेताओं के, उसके टैलेंट को ख़त्म करने के लिए साजिश रचा जा रही है? तो ऐसे माहौल में हम लोगों को ये प्रतीत हुआ कि जब पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है और एक पोलराइजेशन और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, तो हमने देखा कि हमें आना पड़ेगा सामने जनपद की आवाज़ उठाने के लिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आमिर रसादी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उनके साहबजादे जो इस पार्टी के एक तरीके से रूह रमा हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तलहा भाई का, ये हमसे छोटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बगल में बैठे हैं और तमाम जो कार्यकारिणी इनकी बैठी हुई है, इन सब का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि उन्होंने ये सही चीज़ को इन लोगों ने समझा और खड़े हुए कि नहीं, हम लोग आपके साथ हैं और यकीनन फ़र्क पड़ेगा, यकीनन फ़र्क पड़ेगा। 5 विधानसभा में इन लोगों का अपना कैडर है, वोट है, तो फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुसलमान वोटों के लिए अपना एक ठेकेदारी बताती है, तो उस पर आज के इस फैसले से कितना रहेगा? देखिए, उनकी ठेकेदारी तो ख़त्म होना ही है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। बताती ज़रूर है, क्लेम करती है, लेकिन उनकी ठेकेदारी तो सही मानों में वो ख़त्म हो चुकी है। जो रही सही बची थी वो आज और ख़त्म हो जाएगी। उनको तो ख़त्म होना ही है। दे आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। वो कहते ज़रूर हैं कि हम हमारे शुभ चिंतक हैं, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला इस कम्युनिटी को वही पार्टी है। समाजवादी पार्टी के ही मारे हुआ है ये समाज। एक आजम खान साहब भी आए थे, मार्मिक अपील करके गए, लेकिन क्या असर रहेगा उसका कुछ? देखिए, मैं सीनियर लीडर हैं, कोई मुझे कुछ कहना नहीं है। सभी लोग आ रहे हैं, कौन बचा है समाजवादी पार्टी में? और मैं तो कहता हूं कि कल को कोई पछतावा ना रह जाए। अगर कहीं दुनिया में और भी उनके लोग हैं तो सबको बुला लें, ताकि हारने के बाद ये पछतावा ना रहे कि कोई कमी रह गई, क्योंकि वो हारेंगे, हारना ही है उनको। आपने सर बोला था कि समाजवादी पार्टी प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएगी, तो क्या सही है? हमारे समाज के दम पे 5% की, मैं देखिए जातिगत वो नहीं करता, लेकिन अब जब आप बेस और जाति का नाम लेते हैं तो कितनी आबादी है तो उसका जो बेस कहते हैं,
उसमें से भी 3% लोग भाजपा को वोट देते हैं, तो कैसे जीत सकती है? तो जिस हिसाब से वहाँ पोलराइजेशन करने के लिए अबू हासिम साहब को लाया गया और उनका बयान भी बड़ा अनर्गल रहा आपके खिलाफ। देखिए, वो क्या बोलते हैं वो उनका अपना संस्कार है, मैं किसी का मुंह तो नहीं बोल सकता, पकड़ सकता, ये तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होते हैं, निजी दुश्मनी नहीं होती, इसलिए बोलने से पहले तोल मोल के बोलना चाहिए। लेकिन वो उनका संस्कार है, अब मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात तय है कि वो कितना भी पोलराइजेशन कर लें, मैं धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं मांगता। शाह आलम गुड्डू जमाली इस ज़िले का बेटा है, सभी धर्मों के लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरा दिल इस बात से बहुत भावुक हो जाता है, जितना मुझे मुस्लिम प्यार करता है उतना ही मेरे हिंदू भाई प्यार करते हैं। बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की तरह जोश खरोश के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है, जहां एक तरफ सपा के बड़े बड़े दिग्गज व भाजपा के देश व प्रदेश भर के नेता व फिल्मी हस्तियां आजमगढ़ में डेरा डाली हुई है। यही नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं और वोट के लिए घर घर जाकर लोगों से वोट लेने के लिए अपील कर रहे हैं। ऐसे में गुड्डू जमाली ने चुनाव को त्रिकोणीय बनाकर बसपा सुप्रीमो मायावती के चयन पर अपनी मोहर लगा दी है। ज्ञात हो कि कोरोना काल में भी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली लोगों की मदद कर एक अच्छे इंसान व समाज सेवी के रूप में पहचान बना लिया है। कल देर शाम को कोटला बाजार में हुए जन संबोधन में गुड्डू जमाली ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। अपनी ताकत का एहसास कर, सही है, जब तक एकजुट होकर अपनी ताकत का इकट्ठा होकर नहीं एहसास कराओगे तब तक हमारी इज्जत कोई नहीं करेगा। एक बार एहसास कराओगे उसके बाद ये लोग आके हाथ जोड़ के बैठेंगे कि भैया क्या गलती हो गई हमको बताओ। हर दल आपको पूछेगा। और मैं फिर कहता हूं, इस प्रदेश में अगर कोई भाजपा को हटा सकता है तो सिर्फ एक ही नेता, एक ही समाज हटा सकता है, वो है बहुजन समाज पार्टी। क्योंकि यही दोनों मिलकर 45 हो जाते हैं, वो 7 नहीं है, वो भी 22% है, वो भी 22 है और सेंसस में है 22 और अगर 20 भी मान लो तो भी 42 हो जाते हैं। उसके बाद हर समाज में अच्छे लोग हैं, ओबीसी भाई है, अपर कास्ट सिद्धू है, सब हो जाएंगे, 2 मिनट में हट जाएंगे, 2 मिनट में। ये हमने इतनी मेहनत कर ली, हम नहीं हटा पाए। एक बार मेरे कहने से आप भरोसा करके देखो। ये और हमारे लोग कहते हैं ना कि हमको ये हिस्सा चाहिए। अरे मैंने बहन जी को मैंने बहुत करीब से देखा है, ठीक है कुछ बातों को लेके मेरे डिफरेंसेस हुए, लेकिन मैं उनके दिल दिमाग सबको जानता हूं। वो एक ऐसी नेता है इस देश की जो बिना मांगे ही आपको सराखों पे बिठा लेंगी। और अगर आपको उन्होंने हिस्सा नहीं दिया, कोई अकल्फी हो गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे मालूम है अपने नेता के बारे में, मुझे उनके दिल दिमाग के बारे में मालूम है। और वो भी ये नहीं कहती, उन्होंने करके दिखाया। एक नेता ऐसा था हमारे ही समाज का जिन्हें 20-20 विवाद दिया था। अब वो नेता ही ईमानदार ना हो अपने समाज के प्रति तो बहन जी क्या करेंगी? बहन जी का क्या दोष है? वो चाहते तो पूरे समाज को कहां से कहां पहुंचा देते और क्या क्या न कर देते। लेकिन भाई ठीक है, इसलिए मेरे भाइयों मैं जा रहा हूं, लेकिन एक आखिरी बात कह रहा हूं। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। सर उठा झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। खुदा अब 1 मिनट रुक जाइए, एक मिनट भैया, एक में हाथ जोड़ना जरा बैठे। हमारी बहन संगीता कुछ कहेंगी, मैं उनको बुला रहा हूं बहुत अदब के साथ। यह हमारी सांसद है, हमारी बहन है, इसकी बात सुनिए आप। इस कोटिला की सरजमी पर दुनिया में शांति और मोहब्बत का पैगाम देने वाले पैगंबर साहब को मेरा नमन करती हूँ। भारतीय आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए जहां मुख्यमंत्री सहित पूरी टीम उतार दी है, वहीं अमेरिका में
अमेरिका में छाए बड़े उद्योगपति फ्रैंक इस्लाम साहब का परिवार भी इस चुनाव में भाजपा के समर्थन में उतर आया है। आजमगढ़ के निवासी फ्रैंक इस्लाम का परिवार आजमगढ़ में ही रहता है। शहर में स्थित फ्रैंक इस्लाम अमेरिकी उद्योगपति के 22 तारीख के आवास पर मुस्लिम बंधुओं की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद भी शामिल हुए। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की वोट देने की बातें हुई। इस अवसर पर सिबली गर्ल्स कॉलेज के मैनेजर शाह वाजिद, सिबली डिग्री कॉलेज के चीफ अकाउंटेंट शाह माजिद उर्फ कछुआ और जमा मस्जिद निवासी गक्को भाई सहित भारी संख्या में अल्पसंख्यक बंधु मौजूद थे। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में जहां सपा बसपा व भाजपा लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई है, वहीं पर भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एसपी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं पर अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपना दल एसपी नेता मालती सिंह की आवास पर पहुंच पदाधिकारियों संग लोकसभा उपचुनाव के संबंध में चर्चा की और दिनेश लाल यादव निरहुआ को भारी वोटों से चुनाव जिताकर लोकसभा भेजने का बात कही। मालती सिंह के आवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री का पार्टी पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वही पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। लोकसभा आजमगढ़ का उपचुनाव लड़ रहे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भारी वोट से जीत दिलाने का दावा किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्याम विजय पटेल, प्रदीप सिंह, राकेश कुमार सिंह, हमजा विनोद साहनी, रामजन्म पटेल सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चुनाव चल रहा है, आपकी सहयोगी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ करना चाहिए? आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी का गठबंधन 2 लाख से ज़्यादा मतों से जीतने जा रहा है। जनता का जो उत्साह है, आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे। जनता का जो उत्साह है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 23 तारीख को एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ 2 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को मुझे बस एक बात कहनी है, विकास की प्रक्रिया को अगर चालू रखना है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथों को अगर मजबूत करना है तो एनडीए के प्रत्याशी को जिताना। सर, आजमगढ़ 10 विधानसभा सपा जीती, सपा आजमगढ़ को अपना गढ़ मानती है, इसमें क्या आप इसको चुनौती मान चल रहे हैं? देखिए, अब की बार जनता स्पष्ट बता देगी कि बड़े बड़े किले ढह गए हैं। इंतज़ार करिए 23 तारीख को वोटिंग का। सर, देवरांचल के क्षेत्र के लोग वोट देते हैं लेकिन विकास से दूर हो जाते हैं। जी, देवरांचल के क्षेत्र के लोग वोट देते हैं लेकिन विकास से दूर होते हैं। नहीं, हमारी सरकार हर जगह विकास करा रही है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यहाँ सर, देवरांचल के लोगों के लिए रोड की काफ़ी समस्या है और आपकी सरकार केंद्र में मैं देवरांचल समझ नहीं पाया। ये यहाँ सर जहाँ बैठे हैं इसको देवरांचल बोलता है, यहाँ बाढ़ है। अच्छा। अभी आप सर जिस रोड से आ रहे थे चाँदपट्टी से लेके रौना पर, उसकी स्थिति नहीं। कई सालों से गड़बड़ चल रही है। नहीं, जहाँ कोई कमी होगी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, नहीं मुझे बताइए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। अम्बेडकर नगर में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों को निशाने पर रखते हुए उन्हें बेईमान बताया और कहा कि योजनाएं पहले भी बनती थी लेकिन उसमें कमीशन कट हो जाता था, जिससे गरीबों को उन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन भाजपा की सरकार में बने पारदर्शी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। अम्बेडकर नगर के विवाह में अमृत सरोवर का निरीक्षण करने पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक देश भर के किसानों को 2 लाख करोड़ से अधिक दिया गया है, 3 लाख करोड़ से अधिक का राशन दिया गया है। और ये जो विरोधी है, चाहे वो सपा वाले हो, चाहे बसपा वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले, योजना ये भी बनाते थे पहले भी, लेकिन उसमें कमीशन कट जाता था। अभी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देते समय पूछ रहा था, आज यदि पीएम आवास का 1,20,000 रुपये दिया जा रहा है तो पूरा 1,20,000 लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। ऐसी योजना हमने बनाई है। पहले गरीब के घर बिजली नहीं थी, सौभाग्य योजना के तहत गरीबों के घर बिजली पहुंच रही है। तमाम ऐसी बातें कही, सुनिए। अभी तक देश भर के किसानों को 2 लाख करोड़ से अधिक दिया गया है, राशन 3 लाख करोड़ से अधिक कर दिया गया है। और ये जो बेईमान लोग हमारे, चाहे विरोधी, चाहे वो सपा वाले कहिए, चाहे बसपा वाले कहिए, चाहे कांग्रेस वाले कहिए, योजनाएं पहले भी बनती थी लेकिन उसमें से कमीशन कट हो जाता था। मैं भी पूछ रहा था जिनको लाभार्थियों को मैं आप प्रमाण पत्र दे रहा था। आज अगर 1,20,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना का दिया जा रहा है तो पूरा 1,20,000 रुपए लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा?
ऐसी हमने योजना बनाई है। गरीब है, बिजली नहीं लगी थी, सौभाग्य योजना में गरीबों के घर में भी बिजली लगाने का काम किया गया। मैं आप सबको आज यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा आजमगढ़ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 के अंतर्गत आयोजित योग सप्ताह के अनुक्रम में आज 20 जून 2022 सोमवार को 3 योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम 6 बजे मुकेरिकन पर नीमा कोषाध्यक्ष डॉक्टर वीपी सिंह के द्वारा के नेतृत्व में उपस्थित लोगों ने योगाभ्यास किया। 7 बजे लालगंज बाजार में डॉक्टर देवाशीष शुक्ला के नेतृत्व में एक साथ कई लोगों ने योगाभ्यास किया। 8 बजे से मोहम्मदी हॉस्पिटल मुबारकपुर में प्रभारी डॉक्टर साहब खालिद के नेतृत्व में योग प्रशिक्षक सुनील कुमार पाल ने विभिन्न प्रकार के योगासनों की जानकारी दी तथा योगाभ्यास और प्राणायाम कराया। योगाभ्यास कार्यक्रम के बारे में बताते हुए नीमा अध्यक्ष डॉक्टर रेड्डी सिंह ने कहा कि योग करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है तथा मन प्रसन्न रहता है। यह सिर्फ शारीरिक ही नहीं वरना मानसिक बल को भी बढ़ाने में मदद करता है। नियमित योग करने से कार्य में कुशलता बढ़ जाती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी सिंह ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग के बिना जीवन संभव नहीं है। आज के आधुनिक वातावरण की भागम-भाग जिंदगी में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से थक जा रहे हैं। ऐसे में योग के नियमित सेवन से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर वीपी सिंह, डॉक्टर वीएन सिंह, डॉक्टर आरती सिंह, डॉक्टर शाह खालिद सहित कई लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। फादर्स डे के अवसर पर सगड़ी तहसील क्षेत्र के अंचल बर्ड स्कूल चैनपुर में ऑनलाइन ग्रीटिंग कार्ड स्लोगन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बेमतलब की दुनिया में वो हमारी शान है, किसी शख्स के मौजूदगी पिता ही पहली पहचान है। उसी को आत्मसात करते हुए बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड स्लोगन, भाषण और निबंध के रूप में अपने पिता के भावों को अभिव्यक्त किया। बच्चों ने अपने जीवन में पिता के महत्व को दर्शाते हुए बताया कि पिता के बिना जीवन बेकार है। पिता हमारे लिए सबसे खास इंसान होते हैं। पापा बाहर से जितने सख्त रहते हैं, अंदर से उतने ही नरम। पापा पूरे घर का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं और माथे पर सिकन तक नहीं आने देते हैं। वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, चाहे उनकी अपनी इच्छा पूरी हो या न हो। ऑनलाइन प्रतियोगिता में शामिल बच्चे कासपा खान, इब्रा फातिम सहित कई लोग मौजूद थे। आजमगढ़ में चाइल्ड लाइन के साथ संयुक्त टीम द्वारा बाल श्रमिकों के चिन्हांकन करने की अब कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य बाल संरक्षक आयोग लखनऊ एवं श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार श्रम परिवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे एवं देवेंद्र सिंह द्वारा अशोक यादव प्रभारी AHTU हरिशंकर चाइल्ड लाइन के साथ संयुक्त टीम द्वारा बाल श्रमिकों के चिन्हांकन कर मोहम्मदपुर, गंभीरपुर, ठेकमा, मीरा, बरदह, दुबरा, मार्टिनगंज एवं दीदारगंज के प्रतिष्ठानों, दुकानों, होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के 30 किशोर श्रमिकों को चिन्हांकित करते हुए संबंधित सेवायोजकों को अधिनियम के अंतर्गत नोटिस टिप्पणी जारी की गई। साथ ही निरीक्षण टीम द्वारा व्यापारियों, दुकानदारों को बाल श्रम चिन्हांकन अभियान के बारे में बताया गया कि किसी भी दशा में बाल श्रमिकों से कार्य न कराया जाए। जिन प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक कार्य करते हुए पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जनपद के पांडे बाजार स्थित सनातन धर्म सांस्कृतिक कॉलेज के प्रांगण में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा संचालित निःशुल्क पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्वांचल के उत्पन्न विद्वान अपनी विद्वता के माध्यम से पूर्वांचल में एक स्थान स्थापित करने वाले पंडित श्री राम पलट उपाध्याय ने बताया कि 16 संस्कार आज के कार्य में प्रशिक्षित पौरोहित्य का अति आवश्यकता होती है, इसलिए बिना प्रशिक्षण के पौरोहित्य नहीं बना जा सकता। इसी क्रम में पौरोहित्य प्रशिक्षक पंडित शुभम उपाध्याय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, जो जिम्मेदारी संस्थान ने दिया है उसे निभाने में वह पूर्ण रूप से सक्षम है। संस्कृत संस्थान द्वारा विगत 2 वर्षों से चलाए जा रहे पौरोहित्य प्रशिक्षण से अनेकानेक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे साहित्य जगत के परम विद्वान डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने कहा, डूबते हुए कर्मकांड को संस्कृत संस्थान ने पतवार बनकर उद्धार करने का कार्य किया है। विद्यालय के प्राचार्य तथा केंद्राध्यक्ष आनंद उपाध्याय ने प्रशिक्षक एवं संस्थान की अनेकानेक प्रकार से प्रशंसा की। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के जगहा बाजार स्थित बिंदवल मोड़ के पास रविवार रात मिट्टी लदे ट्रैक्टर ट्राली व बाइक में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव निवासी 34 वर्षीय राम प्रताप यादव पुत्र फकीर यादव रविवार रात लगभग 9 बजे बाइक पर सवार होकर बिलरियागंज बाजार से अपने घर जा रहे थे। वे जगहा बाजार स्थित बिंदवल मोड़ के पास पहुंचे थे, तभी मिट्टी लाद कर आ रहे ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गए, जिससे राम प्रताप की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत
राम प्रताप के 2 बच्चों में अखिलेश यादव और सत्यम व शिवम और उनकी पत्नी सुनीता देवी की 1 वर्ष पहले ही बीमारी से मौत हो गई थी। राम प्रताप की मौत के बाद अब उनके दोनों बच्चों के सिर से पिता का भी साया उठ गया है। राम प्रताप अपने रिश्तेदार की दुकान पर कार्य करते थे, उसी से उनके परिवार का किसी तरह गुजर बसर हुआ करता था। मृत राम प्रताप की मां राधिका देवी ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के उपनिर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता अभियान यानी स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़, जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर एवं अग्निसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़ द्वारा मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़, जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर एवं अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़ के छात्र छात्राओं के मध्य मेहंदी पेंटिंग, स्लोगन एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कर मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से पूरे देश में युवाओं में आक्रोश बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर आज सोमवार को करीब 100 की संख्या में आए हुए युवा नौजवानों ने सौसैया अस्पताल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की, जिसे प्रशासन की सक्रियता से रोका गया। पुलिस को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी, जिसे देखते हुए सुबह से ही पुलिस के जवान, सीआरपीएफ तथा सशस्त्र सीमा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया था। थानाध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता लगातार स्थिति पर नजर अपनी बनाए रखें, तो वही एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर, नायब तहसीलदार बुढ़नपुर मौके पर पहुंच गए और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की योजना बना रहे युवाओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया। इसके लिए स्थानीय ग्राम प्रधानों को बुलाकर युवाओं को समझाया गया। वहीं आंदोलित युवाओं का कहना था कि केंद्र सरकार की इस योजना से हम युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 4 वर्ष की संविदा स्वरूप नौकरी से लोगों का भला नहीं हो सकता। सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और इसे वापस ले। तत्पश्चात आला अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर युवा नौजवानों को वापस भेजा। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन 5 बजे साय तक राष्ट्रीय राजमार्ग NH 233 पर पूरी तरह मुस्तैद रहा। ये सुनाते हैं कि नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। क्या प्रकरण था, कैसी भीड़ लगी थी? यहाँ पे केंद्र सरकार की जो योजना है अग्निवीरों की अग्निपथ योजना, और उसमें उसी को लेके यहाँ पे कुछ जो कि जैसा कि हर गांव हर क्षेत्र में होता है कि जो प्रैक्टिस करते हैं युवा, वही लोग इसके विरोध में, जैसे कि उनको भड़काया गया था, उस योजना को सही तरीके से वो समझ नहीं पा रहे हैं और उसी के विरोध में वो लोग यहाँ पे करीब कई गांव से लगभग 10 गांव से 100 की संख्या में रहे होंगे। और यहाँ पे जैसा कि पहले से ही पता था कि सौसैया पे लोग वो करेंगे, जाम करेंगे, जो NH 233 है, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रशासन जो है मुस्तैद था पहले से ही। उसके बाद उनकी भीड़ आई, उसको हम लोगों ने समझाया। समझाने के बाद बहुत मशक्क़त के बाद हम लोगों ने उनसे सोचा कि शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से चले जाएं, लेकिन उन लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें की जिसके कारण जो है हम लोगों को थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना पड़ा, जिसके कारण वो बाद में अपने यहाँ से वहाँ के ग्राम प्रधानों को हम लोगों ने बुलाया, समझाया, उनके गार्जियनों को बुलाया। इसके बाद धीरे से वो लोग तितर बितर होकर यहाँ से अभी तक 4 बजे तक अभी तक यहाँ शांति का माहौल है और कोई बात नहीं। तो क्या लगता है आपको, ये ऐसा क्यों ये लोग कर रहे थे? क्या किसी के बहकावे में थे या? अब इसकी तो नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा, जो मैंने वार्ता किया उससे लगा कि ये थोड़ा गुमराह होता है। हर व्यक्ति अपना स्वार्थ पहला देखता है, उसके तहत ये लोग इस योजना के सही पहलुओं को नहीं समझ पा रहे हैं और अचानक विरोध होता है। लेकिन धीरे धीरे जब योजना के बारे में सही ढंग से उनको बताया जाएगा तो अपने विरोध को वापस। ठीक। सेना भर्ती हेतु तरफ सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर असामाजिक तत्व गुमराह नौजवान द्वारा विरुद्ध को लेकर उपद्रव हिंसा पर कुछ लगाने शांति व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टि से जिलाधिकारी चंदौली संजीव सिंह व पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा थाना अलीनगर के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायतों के प्रधानों के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय अलीनगर पर बैठक कर योजना के विषय में विशेष रूप से अवगत कराया गया। अधिकारी द्वारा अपील की गई कि प्रधानगण अपने ग्राम पंचायतों में युवकों को अनावश्यक जमावड़ा न होने, ग्राम पंचायतों में सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के संबंध में युवक को अधिक भ्रमित तो समझाने का प्रयास किया जाए। मैनपुरी थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम नंदगांव का पूरा मामला है, जहां पर एक मंडप शादी समारोह चल रहा था, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग दावत खाने पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही देर में सैकड़ों की संख्या में लोग
बीमार हो गए, जिनको किसनी सीएचसी में भर्ती कराया गया, तो कई लोगों को जिला अस्पताल मैनपुरी में भर्ती कराया गया। तो वही पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीपी सिंह ने बताया कि आसपास के गांव के लोग मंडप के कार्यक्रम के दौरान दावत खाने पहुंचे थे, जहां पर आए हुए सभी लोग सैकड़ों की संख्या में बीमार पड़ गए, जिनको तुरंत किसी सीएचसी में भर्ती कराया गया। तो कुछ लोगों को जिला अस्पताल मैनपुरी में लाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बनी और इसका कारण क्या है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि फूड पॉइजन के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जांच की जा रही है, सही कारण पता लगाने चलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, किसी हॉस्पिटल में कई लोग आए हैं, भर्ती हुए हैं। इसी क्षेत्र में गांव पड़ता है नंदपुर, फूड पॉइजनिंग हुई है, क्या सर मामला पूरा? नंदपुर गांव में आज मंडप का कार्यक्रम था, जिसमें आसपास के 2 गांव के लोग खाना खाया है और उसके बाद उनको कुछ उल्टी की शिकायतें हुई हैं। उस तरह से कुछ 50-60 लोग करीब उनको शिकायत थी, लेकिन सभी लोग को दवाई दे दी गई है और सभी लोग ठीक है, किसी को भी कोई अब ज़्यादा परेशानी नहीं है और अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। कोई सर ऐसा भी सर को जो गंभीर घायल हो? ऐसा कोई भी मरीज नहीं है जिसको अभी कोई गंभीर परेशानी हो गई हो। जो भी लोग आए थे समुचित उपचार दे दिए गए हैं। सर, प्रथम दृष्टया क्या नाराज रही है फूड पॉइजनिंग कैसी, मतलब गर्मी का मौसम है तो हो सकता है कि जो खाया हो कुछ इस तरह का इफेक्ट्स की